हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, बड़े दिनों बाद यानी कि लगभग 6 से 7 महीने बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और अब यहां से स्टूडेंट्स शुरुआत हो रही है कंप्लीट चैप्टर्स के सिंगल वीडियोस की, यानी कि 1 वीडियो 1 चैप्टर कंप्लीट रिवीजन। और ये कंप्लीट रिवीजन उन सभी स्टूडेंट्स के काम का होगा जो क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नीट या जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमारे ऐसे व्यूवर्स जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उन्हें क्लास 11th या 12th का सिलेबस पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स या डियर लिसनर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस मेंशन है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने एनसीईआरटी के बेसिक्स को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम एक एक करके एनसीईआरटी के क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जिसका पढ़ा हुआ है, जिसको लगे कि थोड़ा स्लो चल रहा है, वो स्पीड को डबल करके देख ले, उसका पूरा रिविजन। इस बात की गारंटी है कि एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, आप भले ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्लास 12th के बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें भी इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन से एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में फिलअप होता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप नंबर 2 टू ग्रुप नंबर 12, कहाँ से कहाँ तक? ग्रुप नंबर 2 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Why D block elements are considered as transition elements? D block elements को transition elements क्यों बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर ये S ब्लॉक और P ब्लॉक की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट द क्वेश्चन इज दिस, क्या सभी D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? D ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? नो, नहीं सर। ग्रुप नंबर 12 वाले एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, हालांकि वो डी ब्लॉक में है। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 12 में? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन क्या है? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल या डी सब शेल फुलफिल होता है। अब आप बोलेंगे सर फुलफिल तो कॉपर में, सिल्वर में, इनमें भी होता है, फिर उनको ट्रांजिशन क्यों बोला? सबकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। मेनली देयर आर 3 सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 1 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो स्कैंडियम कितना होता है? 21। उसके बाद कंटिन्यू 22, 23, 24, कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है सर। ठीक है, अगर बात करूँ मैं इनके नंबर ऑफ ग्रुप्स की तो स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है भाई? कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आप बोलेंगे सर एस ब्लॉक आते हैं। बिल्कुल ठीक है,
तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ग्रुप से फिर स्टार्ट होता है स्कैंडियम। उसके बाद कंटिन्यू हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 12 तक हम पहुंच गए। कहाँ से? ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। और ये जो सीरीज हमने लिखी है स्टूडेंट्स, इस सीरीज को हम कहते हैं डी ब्लॉक की। कौन सी सीरीज है भाई ये? तो आप बोलेंगे सर ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज के एलिमेंट्स है। कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। क्यों बोलेंगे 3D सीरीज? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है। किस में आता है? 3D में। इसलिए कौन सी सीरीज बोला? 3D। ये पीरियड कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड है ये स्कैंडियम वाली सीरीज का? ये नंबर ऑफ पीरियड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये 4th पीरियड्स के एलिमेंट हैं। कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं? 4th। ठीक है, तो 4th पीरियड में आती है कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। कहां से कहां तक? स्कैंडियम से जिंक। उसके बाद अगर बात की जाए 5th पीरियड की, मैं यहां पे बात कर रहा हूं पीरियड्स, तो 4th पीरियड में 3D सीरीज है, 5th पीरियड में आएगी 4D सीरीज। कौन सी सीरीज? 4D सीरीज। ये 4D सीरीज क्यों बोलेंगे 4D सीरीज? तो सिंपल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 4D ऑर्बिटल्स में आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 4D में। कहां से कहां तक चलेगी? चलिए देख लेते हैं। ये स्टार्ट होती है इट्रियम से। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोंडियम, पैलेडियम, वेरी स्पेशल एलिमेंट है पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। कौन सी सीरीज के एलिमेंट हैं ये? ये हैं सर 4D सीरीज के एलिमेंट्स। कौन सी सीरीज है ये? 4D। ठीक है, कहां से कहां तक? इट्रियम से कैडमियम। किसी को लगे कि स्लो चल रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा लें। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल स्पीड में पढ़े। ठीक है, तो डी ब्लॉक में कौन सी सीरीज? 4D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 4D ऑर्बिटल में, इसलिए क्या बोला? 4D सीरीज। कौन से पीरियड में आती है? 5th पीरियड में। ग्रुप कहां से कहां तक? 3 to 12। ठीक है, अब चलिए यहां पे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट सीरीज यानी कि 5D सीरीज, और ये आएगी कौन से पीरियड में? 6th पीरियड में। यहां पे पहला एलिमेंट होता है लेंथेनम। क्या होता है? लेंथेनम। अच्छा भाई, इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, इट्रियम कितना होता है? 39। उसके बाद कंटिन्यू चलेगा 40, 41, 42, 43, 44। कहां तक? ये चलेगा सर 48 तक। कहां तक चलने वाला है? 48। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना? 48। ठीक है, लेंथेनम एटॉमिक नंबर है 57। कितना है? 57। लेकिन इससे आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 72। तो भाई ये लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 के बीच के 14 एलिमेंट्स कहाँ चले गए? कहाँ चले गए 14 एलिमेंट्स? तो ये 14 एलिमेंट्स चले गए हैं कहाँ पर? लेंथेनॉइड सीरीज में। किस ब्लॉक में? F ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? F ब्लॉक में। कौन सी सीरीज बनाते हैं? 4F सीरीज या लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F इलेक्ट्रॉन में फिलअप होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो। लेंथेनम टू हाफनियम के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, सीरियम 58, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, बाकी अपन F ब्लॉक में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम कहां तक? 71 तक, 71 तक। ये एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में फिलअप होता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक तो बोल नहीं सकते। कौन से ब्लॉक में जाएंगे? F में। ठीक है, F ब्लॉक में कौन सी सीरीज बनाएंगे? 4F सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो यहां पर डी ब्लॉक में लेंथेनम के बाद जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया? हाफनियम 72। उसके बाद है टेंटेलम, TA जिसका सिंबल है, टंगस्टन। देखो आजकल तो मतलब नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स की बात करूं मैं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें तो सिंबल भी पूछ लेते हैं डी ब्लॉक का। ठीक है, तो जैसे अभी रीट के एग्जाम में पूछा था, टिन का सिंबल पूछ लिया था, ऐसा कुछ था। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, राइनियम, ओस्मियम,
इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ठीक है, तो कहां से कहां तक चले हम? लेंथेनम 57, हाफनियम कितना है? 72। बीच के 14 कहां चले गए? एफ ब्लॉक में चले गए। कौन कौन से एलिमेंट है? सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक है। एफ ब्लॉक में क्यों गए? क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है? 4f में। और डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए? डी में। ठीक है, 72, देन टेंटेलम 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कहां तक? 80। मरकरी कितना? एटॉमिक नंबर कितना? 80। ये सीरीज हुई कौन सी सीरीज? 5D सीरीज। फिर से बता दूं 5D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा? 5D ऑर्बिटल में आएगा। अभी अपन लिखेंगे 1 by 1 सबका कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट सीरीज। हम लोग पहुंचे 4th पीरियड में 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D, 6th पीरियड में 5D सीरीज। अब 6D सीरीज जो है ये 7th पीरियड में आती है। कौन से पीरियड में? 7th में। इसका पहला एलिमेंट है एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। क्या एलिमेंट है? एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 89। एटॉमिक नंबर कितना है? 89। और एक्टिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर है वो है रदरफोर्डियम। कौन सा है? रदरफोर्डियम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर कितना है? डू यू नो? रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर है 104। कितना है? 104, 104। तो भाई यहां पे 89 और 104 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? यहां भी 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ये 14 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। थोरियम टू लॉरेंशियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 है। और ये एफ ब्लॉक में 5F सीरीज बनाते हैं। कौन सी सीरीज बनाते हैं? एफ ब्लॉक की 5F सीरीज। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के कहां तक? 103 तक। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है? 5F ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए कौन से ब्लॉक में जाएंगे? एफ ब्लॉक में जाएंगे। सीरीज का दूसरा नाम क्या है? एक्टिनोइड्स। क्या नाम है? एक्टिनोइड्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे जब आप 100 एटॉमिक नंबर को क्रॉस करते हैं तो एलिमेंट के नेम और उसके सिंबल के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 100 और ग्रेटर देन 100। उसके लिए हर डिजिट के लिए कोई ना कोई वहां पे वर्ड होता है, उससे 3 अल्फाबेट मिलाकर के वहां पे क्या बनता है? सिंबल। और 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर के क्या बनता है? नेम। जैसे 104 का नेम क्या होगा? 1 के लिए होता है अन, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वाड। सफिक्स लगेगा IUM, तो इसका नेम क्या हो सकता है रदरफोर्डियम का? अननील क्वाडियम। अननील क्वाडियम। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा 105 वो क्या होगा? अननील पेंटियम। 106 अननील हेक्सियम। ठीक है, अब यहां पे आपको हो सकता है बुक में 105 DB लिखा हुआ मिले, देन SG आपको लिखा हुआ मिले। ये जो नेम्स हैं स्टूडेंट्स, ये बिफोर द रूल्स ऑफ IUPAC। जब IUPAC ने 100 और उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए रूल्स बनाए, उससे पहले कुछ एलिमेंट्स के नेम यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके थे साइंटिस्ट लोग। और इनमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी था, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग कंट्री में डिस्कवर किया गया और साइंटिस्ट लोग बोले कि भाई हमने डिस्कवर किया है। जैसे 104 की ही बात करें, रदरफोर्डियम, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नेम दिया। रसिया वाले साइंटिस्ट बोले कि हम तो इसे कुर्चोटोवियम बोलेंगे। तो ये एक डिस्प्यूट का विषय हो गया और IUPAC ने इसे समाप्त करते हुए कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स आपको आने चाहिए, आ सकते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या हायर क्लासेस के हैं तो आपको ये रूल्स पता होंगे। ठीक है, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, इस तरह से ये चलेगा। क्लियर? ये जो सीरीज है जिसको हम 6D सीरीज बोल रहे हैं, कौन सी सीरीज है ये? 6D। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट्स नेचर में वेरी वेरी लेस अमाउंट, ट्रेसेस अमाउंट में मिलते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्या है? रेडियो एक्टिव हैं, उनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है, स्टेबिलिटी कम है, तो ये हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते।
ठीक है, तो इसको इनकम्प्लीट सीरीज भी बोलते हैं। हालांकि अब कंप्लीट हो चुकी है, इनके बाद के एलिमेंट्स को साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में बना चुके हैं, या नेचर में भी ट्रेसेस अमाउंट में ये एलिमेंट्स मिल सकते हैं, बट दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइन, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये होता है NS2 और N-1D 1 to 10, और NS में भी 2 ना लिख करके यहां पे आपको मिलेगा 1 और 2। इसका मतलब क्या है? ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। N क्या होता है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या तो एक मिलेगा या 2 मिलेंगे। N-1 का मतलब सेकेंड लास्ट, इसके लिए वर्ड होता है पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल? पेनल्टीमेट। तो इनके बाहर वाले से अंदर वाले यानी कि सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट शेल में डी ऑर्बिटल्स में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी कि 1 by 1 इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। कहां से? 1 to 10 तक। किसमें? आउटर मोस्ट का डी नहीं है, ये आउटर मोस्ट से पहले वाला। कौन सा शेल? पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल? पेनल्टीमेट। जैसे अब अगर मैं बात करूं 3D 4D 5D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन की, तो 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन, 3D सीरीज के लिए हम क्या लिखेंगे? 3D सीरीज के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्कैंडियम 21। एक तो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो होता है पूरा आप लेंदी लिखें भाई, जैसे स्कैंडियम 21 है तो आप पूरे के पूरे 21 इलेक्ट्रॉन्स को बताएं स्टार्टिंग से लेके 21 तक कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। एक तो ये तरीका हुआ। एक आप क्या करते हैं, सभी को पता है कि 21 का जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें पता होना चाहिए इससे जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी आती है। वहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस के सिंबल से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? स्कैंडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? आर्गन 18। नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए भाई। कौन कौन सी होती हैं नोबल गैसेस? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। इनके एटॉमिक नंबर, हीलियम की बात करें 2, नियोन कितना? 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। कितना? 86। अब हमें जैसे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम पूरा 21 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्रिप्टिव ना लिख के क्या करेंगे? इससे पहले नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। तो हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे आर्गन। क्या लिख देंगे? आर्गन। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो आपने कर दिया। कहाँ तक का? 18 तक का। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। या तो ये पूरा लिखें या फिर उसकी जगह शॉर्टकट में क्या लिख दें? आर्गन। तो आर्गन के बाद 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे भाई? 4s2 18 + 2 कितना? 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। देन 3d1। अब ये तो हमने एनर्जी के ऑर्डर में पहले 4s को लिख दिया, 3d को बाद में लिख दिया, लेकिन सही तरीका क्या है? शेल के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, मतलब 3d1 को पहले और 4s2 को बाद में, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, यानी कि 4s2 3d1 को आप, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का, आप कैसे लिखें? 3d1 4s2। तो देखिए NS2 फोर्थ इसका आउटर मोस्ट शेल है। कौन सा शेल है फोर्थ इसका? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उससे अंदर वाले में क्या है? उससे अंदर वाला है थर्ड के डी में कितना है? 1। अब टाइटेनियम में क्या आएगा? 4s2 3d2 4s2 3d3। क्रोमियम स्पेशल है, क्रोमियम में क्या आना चाहिए था? आप बोलोगे सर आर्गन, उसके बाद इसमें 4s में 2 और 3d में कितने हो जाने चाहिए थे? 1 2 3 4। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या
कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। आप बोलेंगे हाँ सर सुना तो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों होता है, वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, यू नो वेरी वेल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, यस, बट वाई? If anybody asks to you what is the reason behind the half filled and full filled stable configuration, तो आपके पास दो वहाँ पे लॉजिक हैं। नंबर एक, आप बोलेंगे सर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सिमेट्रिकल। जैसे डी के 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्बिटल अपने आप को 3 डायमेंशन में इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच के रिपल्शंस मिनिमम हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में रिपल्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो जाते हैं, और जब रिपल्शन कम से कम हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल होने का पहला रीज़न आपने क्या बताया? आपने बताया कि सर इसमें सिमेट्रिकली सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन है, ऐसे अरेंज करते हैं कि रिपल्शन कम से कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक रीज़न क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मिनिमम रिपल्शन स्टेट। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न होता है स्टूडेंट्स एक्सचेंज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? आप बोलेंगे भाई सर ये एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज़ है? अब भाई देखिए, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, व्हाई? ऑप्शन आ जाएगा उसमें ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेस रिपल्शन एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो ये तीनों ही आंसर सही हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मिनिमम रिपल्शन भी है और एक्सचेंज एनर्जी भी है। तो आप बोलेंगे सर एक्सचेंज एनर्जी नहीं समझ में आया, है ना? नहीं आया ना, नाम नहीं सुना, और अगर सुना है तो अच्छी बात है। देखिए, जब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कैसे होते हैं? सेम स्पिन मतलब या तो सारे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाले, एक जैसे स्पिन वाले होने चाहिए। ठीक है, जैसे D5 की बात करूं तो पांचों कैसे हैं? क्लॉकवाइज स्पिन, और पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी भी कैसी है? सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये अपनी पोजीशंस को एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन इन चारों के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। उस एनर्जी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस की अदला बदली कर करके एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं, जिससे उस एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड में ये चांस सबसे ज़्यादा है और फुल फिल्ड में भी देखिए ये चांस ज़्यादा होगा। फुल फिल्ड में हालांकि सिमेट्रिकल वाला रीजन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप बोलेंगे सर एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिपल्शन कम हो जाते हैं, और दूसरी बात है एक्सचेंज एनर्जी से एनर्जी डाउन होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके फाइन। बात चल रही थी क्रोमियम की। हमने कहा कि क्रोमियम में होना तो ये चाहिए कि भाई 3D में 4 और 4s में 2, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर D में 4 से कितना हो जाए 5, तो क्रोमियम क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल। कैसा स्टेबल? हाईली स्टेबल। इस वजह से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली मिलता है 3d5 4s1। हमने देखिए जब कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो हमने क्या लिखा है? ns में 1 और 2, यानी कि कभी 1 कभी 2। हालांकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसके ns में 0 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो कौन सा है? वो है पैलेडियम। मैंने पहले ही सर्किल बना दिया। इसके आउटर मोस्ट के s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्शनल केस है, वेरी एक्सेप्शनल। पूरे डी ब्लॉक में
सिर्फ पैलेडियम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट के s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रोमियम एक्सेप्शन है। देन आफ्टर मैग्नीज में क्या होगा, 3d5, आर्गन सबसे पहले है ही, आर्गन सभी में लगेगा, और 4s2, मैग्नीज में क्या है 3d5 4s2, आयरन में 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। कॉपर की जब बारी आएगी, किसकी, कॉपर, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए 3d9 4s1 4s2, लेकिन आपको पता है 9 से अगर 10 हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, आर्गन के बाद 3d में कितने 10, 4s में कितने 1, और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d में 10, 4s में 2। ठीक है, तो पूरी 3d सीरीज में 2 ही एलिमेंट आपको एक्सेप्शनल मिले, कौन से, कॉपर एंड क्रोमियम, जिनमें s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, d में। किस लिए, ताकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन सके। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो देखते रहिए, स्लो मोशन में फास्ट कर लीजिए अगर आपको लगे धीरे चल रहा है तो, और मैं तो ये चाहूँगा कि शुरुआत में आप नॉर्मल स्पीड में देखें, जब सेकंड टाइप आप रिवाइज करें तो इसको डबल स्पीड में देख लें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी सीरीज, 4d सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा, 4d ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए सीरीज का नाम 4d। शुरुआत कहाँ से, इट्रियम से, शुरुआत कहाँ से, इट्रियम से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैटर में ये सीरीज सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में, जेई में, नीट में, एक क्वेश्चन, या किसी भी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है डायरेक्टली, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से ऐसे होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको कंफर्म आना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इट्रियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 39। 39 से पहले नोबल गैस कौन सी है प्यारे बच्चों, तो 39 से पहले है क्रिप्टॉन 36। मतलब 36 तक का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिखें 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके 36 तक नहीं लिखने की जरूरत है, क्रिप्टॉन लिख सकते हैं 36 शॉर्टकट में। यानी कि अब सबसे पहले क्रिप्टॉन तो आएगा ही आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था आर्गन, यहाँ पे क्या आएगा क्रिप्टॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 36 आ गए सर। इट्रियम में कितने हैं 39 है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें 5s2 और उसके बाद 4d में, तो यहाँ पे 4d1 और 5s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 4d1 5s2। अब 1 बाई 1 करके इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना चाहिए, डी में। जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, 36 तो क्रिप्टॉन के बराबर, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4d में कितने 2 और 5s में कितने 2। तो नया इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 4d में आ रहा है, किस में आ रहा है 4d में, इसलिए सीरीज का नाम क्या रखा 4d सीरीज। ठीक है, बट मैंने कहा ये 4d सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के मैटर में बड़ी एक्सेप्शनल है। इसमें अभी तक 2 एलिमेंट हमने देखे, दोनों में क्या था 5s में 2 4d में 1, जिरकोनियम में 5s में 2 4d में 2। लेकिन अब किसी भी एलिमेंट में नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आ रहे हैं छोड़ करके कैडमियम को, किसी में भी आपको 5s2 नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा 5s1, क्या मिलेगा 5s1। देखें कॉन्फ़िगरेशन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर s वाला एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा नायोबियम में, और एक नया जुड़ेगा। भाई नायोबियम अभी तक हम कहाँ पहुँच गए, चलो नायोबियम के लिए पूरा लिखते हैं, क्रिप्टॉन 36, 4d में 2 पहले से हैं, एक नया आया तो कितने हो जाएंगे 4d में 3, और मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ये s वाला भी d में आ जाएगा, तो 4d में हो गए कितने 4, और 5s में बचा कितना 1। ध्यान से देख लेना भाई, ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है। नायोबियम स्पेशल है, कैसे है देखिए, d में 2 थे,
एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो नया इलेक्ट्रॉन आया तो 2 की जगह क्या हो गए 3, एक s वाला आया तो d में कितने हो गए 4। अब आपके दिमाग में एक यक्ष प्रश्न ये होगा कि सर यहाँ तो कोई हाफ फील्ड स्टेबल भी नहीं हो रहा, फिर ये इलेक्ट्रॉन काहे भागा, ये 5s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर क्यों गया, d3 से d4 करने के लिए क्यों गया, क्या मिला इसे, है ना, ये एक्सेप्शन क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि ये जो ns और n-1 d ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से, ns और n-1 d, इनके बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इनके बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि लगभग सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन s से d में और d से s में वेरिएबल मूव कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी लॉजिक ऑफ स्टेबिलिटी exceptions are possible in this series and this is happening with us, that is why you have to learn this configuration। तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, याद करिए, दिमाग में रखिए, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में ऐसी भी हैं जिनको लर्न भी करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके। तो यहाँ पे नायोबियम विदाउट एनी एक्सेप्शन क्यों आया, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम है, रीजन मैंने बता दिया, एनर्जी गैप इज वेरी लेस, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, किसी ने नहीं कहा इसको इधर जाओ, ठीक है। मॉलिब्डेनम, अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि s में 1 रहेगा, पैलेडियम में s में 0, कैडमियम में आके 2 आएगा, बाकी इन सब में s में 1 रहेगा। तो क्रिप्टॉन 4d5 5s1। अब मजेदार बात तो बच्चों टेक्नीशियम की है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रिप्टॉन के बाद 4d6 5s1। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही गलत बात है, हम नहीं खेल रहे। आप बोलेंगे सर s में 2 होते तो ये d5 होता, अच्छा खासा स्टेबल होता, पर ये एनसीईआरटी वालों ने इधर s1 और d6 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया कि एनर्जी गैप बिल्कुल कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी स्पेशल रीजन, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डेविएटेड फ्रॉम दियर मीन पोजीशन। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत गलत हुआ, s2 होता तो d5 होता। मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सी गूगल साइट्स या ऑनलाइन साइट्स इसको 5s2 d5 बताती हैं, लेकिन हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी और बहुत से राइटर्स इसको फॉलो करते हैं और अपनी एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी इन इंडिया, फाइन। सो इट इज 5s1 4d6। बात करिए रुथेनियम, तो ये रहेगा यहाँ पे। अब बहुत से तो एनसीईआरटी खोजने चलेंगे, अरे चलो देखते हैं, मत देखो भाई, हमने देखा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बात करें, 4d7 5s1, 4d8 5s1, और ये पैलेडियम 4d10 और 5s0 स्पेशल है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बंदा फॉलो नहीं करता। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ns में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। d10 हो गया, स्टेबल हो गया। सिल्वर की बात करें, ये आ जाएगा 4d10 5s1, कैडमियम 4d10 5s2, तो तीनों में d10 है, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये थी आपकी 4d सीरीज और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, या मैं यूँ कहूँ कि पूरा चैप्टर ही कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रहेगा तो आने वाले टॉपिक्स आपको आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो फिर उन टॉपिक्स को आप कितना भी रटो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कम टू द पॉइंट। 6 पीरियड सीरीज है अपनी 5T। एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57 है और लेंथेनम से पहले नोबल गैस आती है कौन सी, ज़ीनॉन 54। तो लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन होगा ज़ीनॉन 54, ठीक है, यहां लिख देता हूं। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ज़ीनॉन 54। उसके बाद 6s में 2 एंड 5d में 1, 5d1 6s2,
लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंथेनम का कौन से ऑर्बिटल में है? 5d में, इसलिए ये 5d सीरीज का एलिमेंट है। कुछ बच्चों के तो दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर लेंथेनम लेंथेनॉइड में नहीं आता क्या? कैसे आएगा? ये लेंथेनॉइड में नहीं आता। लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट होते हैं, जो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक टोटल 14 है, 15 नहीं होते। आप बोलोगे सर हमने देखा है बुक में, लेंथेनम लिखा था वहाँ पे। लेंथेनम की बहुत सी प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड्स के साथ मैच होती हैं, इसलिए इसको भी उनके साथ पढ़ लेते हैं। बट ये कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, लेंथेनम के बाद आया हाफनियम, एटॉमिक नंबर 72 इलेक्ट्रॉन का हिसाब करना है। तो भाई 54 तो हो गई किसके जैसे? जिनॉन के जैसे। कितने? 54। हमें चाहिए 72। तो जब लेंथेनम से हाफनियम में पहुंचे 14 इलेक्ट्रॉन 4f में फिलअप हो चुके हैं। कौन से 4f में? लेंथेनॉइड में। तो वो भी अपने को लिखने पड़ेंगे। तो 4f में कितने आ चुके हैं जी? 14 आ चुके हैं। 5d में आ गए अब कितने? 2। और 6s में कितने हैं? 2। किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हाफनियम का। किसका? हाफनियम। 54 + 14 + 2 + 2 कितने? 72 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 1 by 1 डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। टेंटेलम में क्या हो जाएगा? 5d3, टंगस्टन 5d4। आप बोलोगे सर टंगस्टन में 5d4, क्या ये 6s1 वाला इधर आके इसको 5d5 नहीं करेगा? तो मैं कहूंगा नहीं करेगा। टंगस्टन में d4 होता है, 5d4 होता है, 6s में 2 होते हैं, लेकिन s वाला इलेक्ट्रॉन आकर के d5 नहीं करता। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा लोचा है डी ब्लॉक में, तभी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टंगस्टन इज नॉट एन एक्सेप्शन। वैसे तो एक्सेप्शन हो गया, क्या होना चाहिए था? d4 की जगह d5 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। तो मैं टंगस्टन का यहां पे लिख रहा हूं। टंगस्टन में क्या होता है? टंगस्टन में d4 6s2, ये टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। 5 नहीं हुआ। ठीक है, तो टंगस्टन इज वेरी स्पेशल। मैं यूं कहूं कि इस 5d सीरीज में सिर्फ प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनमें s में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। s में क्या मिलेगा? 1। बाकी सब में 6s2 6s2 मिलता है फाइनल तक। ठीक है, 2 ही एक्सेप्शन है। अब आ जाते हैं, स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बट इस 12th ग्रुप वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। These are the elements of D block, but these are not transition elements. Why? Because they have D10 configuration in their neutral state as well as in +2 state. फिर से सुनना, इनमें D10 configuration होता है न्यूट्रल स्टेट में भी और इनकी +2 स्टेट में भी। +2 स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद भी क्या होता है? D10। अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल या +2, न्यूट्रल या +2 दोनों में से किसी एक स्टेट में भी D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है? D1 to 9। तब तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। किस किस में? अगर कोई एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में या फिर +2 स्टेट में क्या रखे? 1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? D1 to 9, तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में न्यूट्रल स्टेट में भी D10 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी D10 है, तो उसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं। जिंक न्यूट्रल स्टेट में क्या है? 3d10 4s2 D10 है। +2 में चेक करें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कहाँ से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन? 4s वाले। दोनों चले गए तो भी D में कितना बचा? 10। तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज न्यूट्रल और +2 दोनों स्टेट में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? D10। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। फाइन। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, आप बोलेंगे सर कॉपर में भी तो D10 है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्योंकि बच्चों कॉपर में न्यूट्रल में तो D10 है, लेकिन +2 स्टेट में जब कॉपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? एक तो S वाला और दूसरा कहाँ से? D10 में से। तो क्या बचेगा? D9।
तो +2 में D9 आ गया तो इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। मतलब न्यूट्रल या +2 स्टेट दोनों में से अगर एक स्टेट में भी D1 to 9 आ जाता है तो उसको ट्रांजिशन माना जाएगा, और अगर न्यूट्रल और +2 दोनों में ही क्या रहे D10 तो उसको ट्रांजिशन नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों में क्या रहेगा D10, न्यूट्रल में भी +2 में भी। सो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट copper, silver and gold, these are considered as transition element because in their +2 state they have D9 configuration. Fine? Okay. Dear viewers, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतनी कहानी का चाहे तो, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आता हूँ, वो है क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं अब किसका, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यू नो वेरी वेल द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, कोई सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नहीं ध्यान में है अभी हम बता देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म आपस में कोरिलेटेड हैं, बिकॉज the value of melting point and enthalpy of atomization both depends on interatomic bond or attraction forces इन दोनों ही टर्म की वैल्यू MP मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दोनों की वैल्यू डिपेंड करनी है कि मेटल्स में ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अच्छा भाई, मेटल्स में जो बॉन्ड होता है वो जनरली पॉजिटिव आयंस के बीच का बॉन्ड होता है, उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। हालांकि डी ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट, ठीक है। जनरली क्या होता है, मेटल में मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं, मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है जिससे मेटल के एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में यही आ जाएगा कि सर जब मेटल में मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन कैसे हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन होना चाहिए। आप कह रहे हो पॉजिटिव आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, मेटेलिक बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, मेटल में जब मेटल के एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वो जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में वहाँ पे उन पॉजिटिव आयंस के बीच में घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मेटल में मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, इन पॉजिटिव आयंस के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहां से आई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं आयंस, जब ये आयन कैसे बने, जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तभी तो आयन बने ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को तो कहते हैं फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिव आयंस है मेटल के, इनको कर्नेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नेल्स। ये कर्नेल्स इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपस में भी एक अट्रैक्शन से ज्वाइंट हो जाते हैं। भाई कोई भी दो चीजें मिलकर के कॉमन चीज के साथ अट्रैक्शन में जुड़ेगी तो बॉन्ड तो बन जाएगा। तो मेटल में कर्नेल्स फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड। इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। समझ आया, प्लस प्लस में कैसे बना, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसलिए बन गया, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक। हम यहां पे बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। किसकी बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले मैंने समझाया कि मेटल में होता क्या है। डी ब्लॉक के मेटल्स में इस तरह के अट्रैक्शन के साथ साथ एक नया अट्रैक्शन भी होता है, बात करेंगे क्या होता है। पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझो। आपके पास किसी मेटल का 1 मोल क्रिस्टल है, कितना क्रिस्टल है,
1 मोल मेटल का 1 मोल क्रिस्टल है जिसमें 1 मोल मेटल के एटम्स हैं, 1 मोल। इसमें ये आयंस या एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से, मेटेलिक बॉन्डिंग से। आप चाहते हैं कि इस क्रिस्टल में से जो 1 मोल एटम्स हैं उनको आप अलग लेके आएं गैसियस स्टेट में, सारे के सारे बॉन्ड तोड़ करके। इस 1 मोल क्रिस्टल में जितने भी बॉन्ड हैं उन सबको आप क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, और ब्रेक करके सभी एटम्स को लेके आना चाहते हैं अलग अलग गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में, गैसियस में। अकेले एटम की स्टेट हमेशा कैसी होती है, गैसियस होती है। तो आप चाहते हैं कि मेटल के 1 मोल क्रिस्टल के सारे बॉन्ड को ब्रेक करके इन एटम्स को अलग अलग कर दें, तो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ में आ गई बात। 1 मोल क्रिस्टल के सभी बॉन्ड को ब्रेक करके एटम्स को फ्री करना है, गैसेस स्टेट में लेके आना है, एक एक एटम को अलग अलग करना है, तो जो एनर्जी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। अब कितनी एनर्जी लगेगी ये डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितने मजबूत थे। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मेटल में तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू हाई होगी। और अगर मेटल में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स या इंटर मेटलिक जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं तो कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा। यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सीधा रिलेशन